नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में आज एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, उसकी काफी चर्चा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनके सख्त विरोधी, उनका लगातार विरोध करने वाले जोधपुर संभाग के वो नेता बाबू सिंह राठौर, जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि वो गजेंद्र सिंह की टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो आज की मुलाकात जयपुर में मुख्यमंत्री की यहाँ पर ओटीएस में, जहां उनका निवास है, वहां पर उनकी मुलाकात के क्या मायने हैं? दोनों के दिल मिल गए और गतिरोध दूर हो गया, या फिर अभी भी गजेंद्र सिंह शेखावत की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या बताती है? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तमाम जो वीडियो की सच्चाई के बीच में कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर भी बड़ी चर्चा है। तो हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे दोनों राजनीतिक दलों की गुटबाजी जो चरम पर अब दिख रही है वो कहां जाती है। हमारे साथ सीबी यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, श्याम झा जी बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राधेश्याम चोटिया जी वरिष्ठ पत्रकार, कुलदीप छंगानी जी वरिष्ठ पत्रकार बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ रहे, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, दिलीप सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार बाड़मेर से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत दिलीप सोनी जी आपसे करना चाहेंगे। क्या हो रहा है जोधपुर में? आज गजेंद्र सिंह शेखावत की जयपुर यात्रा की किस तरह से जोधपुर में चर्चा है? जी, जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर जैसे अभी आपने बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध हो रहा था और बाबू सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह में काफी समय से तनातनी चल रही है। और एक चीज तो क्लियर है कि आम मतदाता में और जो आम वोटर्स है जोधपुर लोकसभा में, गजेंद्र सिंह शेखावत ने उतना काम वास्तव में नहीं किया है जो बाबू सिंह आरोप लगा रहे हैं। तो काम आम मतदाता का, जो बीजेपी कार्यकर्ता का है, वो उतना हुआ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर पोखरण में भी इनका विरोध किया गया था, झाबरा गांव में। वहां प्रतापपुरी जी भी इनके साथ थे, वहां भी विरोध हुआ था। लेकिन अगर ओवरऑल आप फिर भी देखोगे, ये विरोध उतना है नहीं। इसको, जैसा कि आप कह रहे हो कि आज सुलह करवा दी गई है या सुलह हो भी जाएगी, स्थिति गजेंद्र सिंह शेखावत की फिर भी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उनके सामने कोई भी मजबूत दावेदार अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी नाम आ रहे हैं उनमें अभी तक हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा दावेदार है जो गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर दे पाए, क्योंकि मोदी का इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है इसमें। गजेंद्र सिंह शेखावत के व्यक्तिगत कोई वो चीज नहीं है। लोग मोदी के कारण वोट देंगे गजेंद्र सिंह शेखावत को। जी, तो मोदी की वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत को टेंशन नहीं करने की जरूरत है आपके मुताबिक। हालांकि हाँ, उन्होंने, बिल्कुल यही आपका बात। कहना है, जोधपुर में बैठकर आप देखते हैं कि उन्होंने हालांकि इतना काम नहीं कराया, और उनका विरोध करने वाला भी कोई एक अकेला नेता नहीं है। उनका विरोध हाँ, भी कई लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चूरू कुछ की लोग तरफ सामने चलते नहीं हैं। आ रहे हैं। जी दिलीप जी। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बाबू सिंह ने खुल के विरोध किया, क्योंकि वो अभी विधायक भी है और सत्ता में है। लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो अंदर खाने विरोध में है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और जो मोदी फैक्टर की वजह से बहुत से लोग चुप है। जी, तो ये चुप्पी अंदर ही अंदर क्या काम करेगी ये हम देखेंगे। आ, इस वक्त राधेश्याम चोटिया जी के पास चलेंगे। राधेश्याम जी, चूरू में जिस तरह की तस्वीर दिख रही थी, राहुल कस्वां आखिरकार कितना अपना ताकत का प्रदर्शन करने में कामयाब हुए, और अगर चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं तो नतीजे किस तरह प्रभावित होंगे? चूरू में कल राहुल कस्बा टिकट कटने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र सादुलपुर में आए और इस अवसर पर जबरदस्त उनके समर्थकों की भीड़ रही। और राहुल कस्बा भी ऐसा लगता है कि टिकट कटने से बेहद आहत नजर आए। उन्होंने ये घोषणा की है सार्वजनिक रूप से कि मेरा जो भी फैसला है वो मेरे लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा के बाद लिया जाएगा। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आप कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या आप कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं, तो उन्होंने चतुराईपूर्ण रूप से जवाब दिया
कि 2 दिन इंतजार कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र झाझड़िया, उन्होंने भी अपने लोकसभा चुनाव कार्यालय का कल ही के दिन शुभारंभ किया महाशिवरात्रि पर, और उसमें विधायक हरलाल सारण, विधायक संजीव बेनीवाल, भाजपा से चुनाव लड़ चुके अभिषेक मटोरिया, राजकुमार रेणुआ, अभिनेश महर्षि, संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जयदीप डूडी और विशेष रूप से पूर्व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया और राज्य के काबीना मंत्री जो कि प्रभारी है चूरू लोकसभा के भाजपा के अविनाश गहलोत ने शिरकत की और एक नारा दिया, केंद्र में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र। अब अगर राहुल कस्वा, जैसा कि उनके कहने के तौर तरीकों से ये स्पष्ट झलक रहा था कि वे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, और जो सूचनाएं आ रही है संभवतया कल या परसों जब राहुल गांधी दिल्ली आ जाएंगे तो उनके साथ उनके सामने वे कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि वे कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर आए तो निश्चित रूप से बहुत कठिन है डगर झाझड़िया की, ये बात आप मान के चलिए। तो जो नारा दिया है उस पे तो स्टेक देश के प्रधानमंत्री लगे हैं, और अगर इस नारे के बाद भी देवेंद्र झाझड़िया अपना चुनाव नहीं निकाल पाते हैं या मुश्किल से निकाल पाते हैं, तो वाकई में मतलब प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी स्टेक पर देश के प्रधानमंत्री थे, और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में भी अगर सीटवार ऐसे देखेंगे हम, यहाँ पर हमने जोधपुर की चर्चा की तो दिलीप सोनी जी ने बताया कि जोधपुर में मोदी के नाम पर गजेंद्र सिंह शेखावत जीतेंगे, खुद की काबिलियत, खुद की शक्ति, खुद की ताकत, खुद के काम के बूते पर नहीं। और अगर ये बात कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए है तो देवेंद्र झाझड़िया तो एकदम नए हैं राजनीति के मैदान में। हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, पार्टी में कैबिनेट मंत्री तक रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं कल। गोविंद चतुर्वेदी जी की जो आपसी कलह है बीजेपी की, जो इस वक्त चूरू और जोधपुर में दिख रही है, जोधपुर को निपटाने की कवायद शुरू हो गई है, डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। जोधपुर से जयपुर तक उसकी सुर्खियां आज देखी हैं आपने, वीडियो भी देखे हैं। वीडियो को देखने के बाद क्या समझ में आता है गोविंद चतुर्वेदी जी कि वाकई में ये जो विरोध है बस आज के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या दिलीप सोनी जी जैसे कह रहे हैं जोधपुर में बैठकर जो देख रहे हैं कि अंदर में विरोध ज्यादा है, बोलने वाले कम है? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, और जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं वो सब देखते रहे होंगे कि ये चीजें राजनीतिक दलों में नई नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल में नई नहीं है। अगर उनको हम कहे राजनीतिक दल ही रहे हैं तो वो राजनीति के लिए बने हैं। वो राजनीति परस्पर भी होगी, मतलब दलों के साथ भी होगी, और वो विदिन द पार्टी भी होगी। तो ये सब चीजें तो पहली बार नहीं है, नई नहीं है, आजादी के बाद से हिंदुस्तान में और उसके पहले दूसरे मुल्कों में सब जगह होती रही है। नंबर 1। नंबर 2, राजनीति के तरीके जरूर बदल रहे हैं, और उन बदलते तरीकों की झलक आपने जब बात की अभी दिलीप जी से, और आपने जब बात की राधेश्याम जी से, तो उसमें नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज 400 पार की बात बीजेपी कर रही है तो वो 400 पार की बात शायद होती नहीं लग रही, और वो इन चीजों से होती नहीं दिख रही। अभी मैं अपने आप को रोकता हूं आपके सवाल तक ही कि क्या बीजेपी की डगर यहां उतनी आसान दिखती है? ये 2 सीट नहीं है, और भी जिन सीटों पे कैंडिडेचर आई है, उदयपुर में मान लीजिए आई है, उदयपुर के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि उदयपुर में भी हालात ऐसे ही हैं जो आईएएस अफसर को जिनको लगाया है। और भी कई सीट है, मान लीजिए बांसवाड़ा की सीट है, बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, जिसकी पहचान ताजिंदगी 65 के आसपास होंगे वो, तो ताजिंदगी जिसकी पहचान कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर रही है, वो बीजेपी का कैंडिडेट बन के जाएगा, तो वहां भी स्थितियां वैसी हैं। तो
कुल मिलाकर के एक सीट की बात नहीं है, बची 10 सीटें अभी और आएंगी और स्थिति होगी। और दूसरी स्टेट्स में भी आप जाके देख लें तो वहां भी तो कुल मिला करके और जहां तक काम करने की बात है किसी एक कैंडिडेट की, तो काम वाम की तो बहुत ज्यादा नहीं है, काम सब तरफ हुए। यहाँ राजस्थान में भी काम खूब हुए, दिल्ली में भी काम खूब हो रहे हैं। और काम खूब होने के बाद नरेंद्र मोदी की जो आप बात करें कि उनके नाम पे वोट डलेंगे, कितने डलेंगे नहीं डलेंगे वक्त बताएगा, लेकिन राह आसान नहीं है, ये आप मान के चलिए। झगड़े विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी हुए। करणपुर का विधानसभा चुनाव हमने देखा, जब वसुंधरा जी को वहां याद भी नहीं किया गया, वो गई भी नहीं। लीडरशिप तो है ही ना उनकी भी, उसको कोई इनकार थोड़ी कर सकता है, कम ज्यादा समय के साथ हर जगह होता है। तो ये सब चीजें अब कितनी बीजेपी उसको मैनेज कर लेगी, कितना कांग्रेस उसको फायदा उठाएगी, ये समय बताएगा। लेकिन जो बीच में आपने एक इशारा कि कल ये भी हो सकता है, कांग्रेस के कुछ नेता भी जा सकते हैं, तो ये आना जाना ये सब चीजें हैं। और मुझे लगता है कि आज के पहले ये सब चीजें होती थी सिद्धांतों के लिए, बहुत ईमानदारी से हम बात करें तो। हालांकि ईमानदारी से बात करने की भी कोई जरूरत नहीं रह गई, लेकिन सच ये है कि पहले सिद्धांतों के लिए होता था, अब सिद्धांतों पे नहीं है कुछ भी। अब सारी चीजें, अधिकांश चीजें, सारी नहीं कहता मैं, अधिकांश चीजें आज की तारीख में जो भी हो रही हैं दल बदल की, वो डर की वजह से हो रही हैं, या जिसको और शब्द आप काम में लें तो बलात् शब्द काम में ले सकते हैं कि वो उस तरह से हो रही हैं। तो अब कितनी कौन उसका फायदा कितना उठाएगा नहीं उठाएगा, किसके नाम पे वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन राह बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। जी जगदीश शर्मा जी, गुटबाजी बीजेपी की जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, लोकसभा में भी वो खुलकर देखी जा रही है। जोधपुर की चर्चा इसलिए क्योंकि जोधपुर एक हॉट सीट है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वहां से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके बेटे को इस चुनाव में हराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत की वसुंधरा राजे के साथ एक अलग तरह की राजनीतिक टसल रही है। उसी का परिणाम कि इस बार के चुनाव में मोदी से बैर नहीं और गजेंद्र सिंह तेरी खैर नहीं वाला नारा दोहराया गया है, जो पहले वसुंधरा जी के लिए पिछले चुनाव में गढ़ा गया था, जिसने भी रचा वो नारा पार्टी के भीतर से ही आया था। तो इसलिए जोधपुर की सीट की चर्चा ज्यादा होती है। सवाल ये है इस वक्त जगदीश शर्मा जी कि विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के आला कमान ने ये सोच लिया कि 140 150 नहीं आएगी तो क्या, 105 और 110 भी आएगी तो सरकार हम बनाएंगे और हमें सरकार बनानी है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्हें हर सीट जीतनी है। एक बड़ा फर्क है यहाँ पर। वसुंधरा राजे समर्थक जितने भी लोग हैं, उनका जिस तरह का रिएक्शन और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार, राहुल कस्वां वसुंधरा राजे गुट के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं किसी को। और उनके टिकट कटने का भी एक बड़ा कारण ये है, राजेंद्र राठौड़, जयचंद, ये तमाम चीजें जो हैं उनके बीच भी। तो ऐसे में इस वक्त बीजेपी अपनी आंतरिक गुटबाजी का नुकसान, जो विधानसभा चुनाव में जो नुकसान का आकलन किया, लोकसभा चुनाव में भी आकलन कर रही होगी पार्टी निश्चित रूप से। मीना जी, ये कैसे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी जो आकलन किया और उसका असर पड़ा? कैसे आकलन हुआ ये, और कौन आकलन करने वाला था? नहीं, ये बहुत आकलन हुआ था, बहुत हुआ था, ऐसा नहीं है जगदीश जी। बहुत बड़ी संख्या में जब लगातार हमारी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात होती थी, तो ये स्पष्ट रूप से भीतर खाने कहा जाता था कि वसुंधरा के साथ अगर हम 140 आते हैं तो बिना वसुंधरा के हमें 105 स्वीकार है, लेकिन वसुंधरा स्वीकार नहीं है। ये ऑन कैमरा किसी ने नहीं कहा था, लेकिन यही हुआ था इस चुनाव में। वसुंधरा राजे को दरकिनार करके और पर्दे के पीछे रख के ही पूरा चुनाव उन्हें लीडरशिप नहीं दी गई थी। लेकिन विधानसभा में 105 का टारगेट, 110 का टारगेट पूरा करना और लोकसभा की 25 सीट को पूरा करना, दोनों में फर्क है। देखिए, ये तो पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में भी बातें खूब होती थी, खूब हुई हैं कि भाई अब के ये छोड़ेंगे नहीं, अब के वसुंधरा राजे का नेतृत्व है या किसी का भी नेतृत्व है। इस बार तो खैर जो नेतृत्व है वो तो नेशनल लेवल की लीडरशिप है और वो उसी के नाम पर विधानसभा का चुनाव हुआ। तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें 2 बार से जीती हुई पार्टी को इस बात का डर लगना चाहिए कि जो पहले से चला आ रहा है झंझट,
या पहले से जो भी गुटबाजी है वो चली आ रही है, उसकी वजह से यहाँ सीटें हार जाएंगे, ये मुझे तो दिखता नहीं। मुझे तो न चूरू में दिखता है न जोधपुर में दिखता है। अगर जोधपुर में ये स्थिति होती तो मान्यवर अशोक जी गहलोत खुद लड़ लेते वहां पर चुनाव, या अपने पुत्र को लड़ाते, जैसा कि पिछले बार लड़ाया उन्होंने। तो ये परिस्थितियां हैं नहीं असल में। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस बार चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको रिजल्ट पहले से मालूम क्या रिजल्ट होने वाला है। सब अपने अपने किनारे के रास्ते खोज रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है तो भारतीय उतनी गुटबाजी जो है कांग्रेस में भी है। ये गुटबाजी के साथ ही पॉलिटिक्स की जाती है, गुटबाजी के साथ ही राजनीति करते हैं, चुनाव के मैदान में जाते हैं और फिर अपने ताकत के बल पर जीत कर भी आते हैं। देखिए, अगर ये दम होता, मान लीजिए कि राजेंद्र राठौड़ में वहां गुटबाजी थी, राजेंद्र राठौड़ पिट कर आ गए, तो ऐसा हर जगह संभव नहीं है। विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन में हालांकि थोड़ा अंतर होता है, बड़ा कैनवास होता है, बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है, करीब 10-12 लाख के करीब वोटर होते हैं उसमें, 10 से 12 लाख। तो ऐसे में जो है एक छोटी सी लड़ाई वहां को इशू बनती हो और वो पब्लिक तक जाती हो तो बहुत मुश्किल का काम है। इतना बड़ा काम कर लेना, कोई वो नेगेटिव होना बड़ा मुश्किल होता है। पॉजिटिव तो कोई कर सकता है, सपोर्ट में काम कर सकता है, लेकिन कोई आदमी दूसरे को हराने के लिए इतना काम कर सकता हो, ये मेरे समझ के बाहर की बात। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है तथाकथित, वो अगर कहीं काम करेगी तो उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा पार्टी को। मुझे दिखाई नहीं देता। मैं मानता हूं कि 25 के 25 सीटें तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जाएगी। सीबी यादव जी, सुन रहे हैं आप जगदीश शर्मा जी को, उनके आकलन को। श्याम झा जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी मीना जी, ये जगदीश जी का अपना विचार है। मैं इससे कोई दूर दूर तक भी इत्तेफाक केवल इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का एक प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का छात्र होने के नाते भी मैं इसे स्वीकार नहीं करता कि हम जनता के वोटिंग बिहेवियर को हम इस तरह से देख पाए। क्योंकि केवल और केवल मैं 2-3 बातें यहाँ रख रहा हूँ। जैसे एक चीज ये आई है कि राजनीति के तरीके बदल गए, लेकिन मानव व्यवहार, मतदाता की मूल प्रवृत्ति और राजनीति की मूल प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती है, वो स्थिर रहती है और ये अभी भी स्थिर है। ये बात सच है कि तमाम तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स राजनीतिक दलों में होते हैं और बीजेपी में जो अभी जो तनाव और जो चीजें हैं, उसकी एक वजह यह है कि वहां नए एक उधार के लोगों को ले रहे हैं, तो उससे वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं मुख्य 2-3 बातों पे आ रहा हूँ कि क्या इन्हें देखते हुए आकलन हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई भी वोटिंग जो होता है उसमें 2-3 चीजें होती है। एक पुराना हिसाब किताब, क्या मतदाता इस बात को नहीं देखता है, और एक भविष्य का विजन। ये 2 चीजें तो पक्के तौर पर हमेशा वोटर देखेगा ही देखेगा। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो मतदाता के पास कोई एक बहाना मुझे दिखाई नहीं देता है कि वो नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को वोट दे। ऐसा कौन सा एक चीज वो देख रहा होगा? क्या किसान का एक बड़ा वर्ग ये देख पा रहा है कि उसके साथ जो कमिटमेंट किए गए थे आमदनी दुगने करने के, बेहतर जीवन के, वो पूरे हुए? 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पे जी रहे हैं। इसका मतलब कितना बड़ा वर्ग होगा जो आज किस स्थिति के भीतर होगा। देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर है, इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर है। पूरे समाज के भीतर एक तनाव और असुरक्षा का भाव है। तो ऐसी स्थिति के भीतर कोई एक चीज हो जो उसे मोटिवेट कर रही हो कि मैं नरेंद्र मोदी जी को दोबारा इसलिए चुनूं। भविष्य के विजन को देखें तो कांग्रेस पार्टी एक विजन दे रही है, युवाओं को विजन दे रही है, किसानों को दे रही है और आम आदमी को दे रही है। युवाओं को 5 विजन दिया है कि हम 5 काम, 5 गारंटी आपके लिए देंगे। 30 लाख नौकरियां, पहली नौकरी पक्की,
5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप के लिए फंड, एक सुरक्षित भर्ती प्रणाली, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी। तो 5 सिक्योरिटी को देख करके युवा अब भी क्या नरेंद्र मोदी जी के पास चला जाएगा? मैं ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपना भविष्य भी देखना होता है। किसान को एमएसपी की गारंटी, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा था एक कमिटमेंट के साथ, और कांग्रेस पार्टी ने कभी फॉल्स कमिटमेंट नहीं किए। एक पर्सनैलिटी होती है, एक पार्टी का एक उसका एक छवि होती है। कांग्रेस पार्टी की छवि ऐसी कभी नहीं रही कि वो फॉल्स कमिटमेंट करे। पूरी स्टडी के साथ में उन्होंने 30 लाख भर्तियों का एक पूरा डेटा दिया है और एक कैलेंडर जारी किया है कि हम इस तरह से करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि केवल हवा में बात है, उसका पूरा डिटेल जारी किया है। अगर हम ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कि देश की 95% आबादी के साथ में आर्थिक अन्याय हो रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जनरल वर्ग का जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब वर्ग तबका है, और देश के 95% आबादी के रिसोर्सेज को 5% आबादी में ट्रांसफर किया जा रहा, तो क्या ये बात देश की जनता को समझ में नहीं आएगी? मैं कतई इस बात से एग्री नहीं करता हूं। और अगर ये सब चीजें होती, मैं एक बार के लिए मान भी लूं इन बातों को, सीबी यादव तो, जी, तो मैं बस एक बात और बोल रहा हूं। सीबी यादव जी, लालचंद कटारिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये बात नहीं समझ में आ रही? हाँ, मैं उसमें एक बात जोड़ के फिर इस बात पे आ जाता हूँ। एक बार के लिए इस बात को मान भी ले, तो फिर आज बीजेपी में ऐसी घबराहट क्यों है कि वो तमाम तरह के उन नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेने के लिए, उनको डराने के लिए, और जैसे अभी गोविंद जी ने कहा, उनको बल प्रयोग के माध्यम से अपने भीतर शामिल करने की मतलब तमाम कोशिशें कर रही है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वो सुरक्षित है, उसका कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट है, तो क्यों जरूरत पड़ रही है उसे? इसका मतलब निश्चित तौर पर ही कोई बात बीजेपी के पास, उनके इंटरनल रिपोर्ट्स में, उनके आंतरिक सर्वे में ये बात है कि वो बुरी तरह से इस देश की जनता का जो मूड है, उस मूड से उनको बुरी तरह से एक हार दिखाई दे रही है। और ये निश्चित तौर पर होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा हमारे आकलन क्या होते हैं, हम स्टूडियो में बैठ के जो आकलन करते हैं वो एक नैरेटिव बेस आकलन करते हैं, लेकिन उसी समय जनता एक अलग निर्णय ले रही होती है। आप जो हमारे नेताओं की बात कर रहे हो, सीबी यादव जी, नेताओं आप की जनता बात आप कर रहे हो, उसकी की वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सीबी यादव जी, आप जनता के बीच नहीं जाते हैं क्या? मैं यही कर रहा हूँ। मैं अभी 3 दिन तो के जैसे लिए आप जनता के बीच में जाते हैं, वैसे ही पैनल में जितने लोग हैं वो अलग अलग जनता का जो वर्ग है, अलग अलग विचारों के जो लोग हैं, उनके बीच बैठने के बाद जो सुनते हैं, जो फीडबैक आता है, वही हमारे साथ साझा करते हैं। इसलिए आप इसे स्टूडियो की चर्चा तक सीमित ना करें। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। अभी मैं बांसवाड़ा 3 दिन के लिए बांसवाड़ा में, वहां आम व्यक्ति से अगर मालवीय जी के बारे में पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि इधर से उधर शिफ्ट हो गया। तो एक आम आदमी से चाय की थड़ी पर बात करके देखिए, वो इसको कतई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किसी भी कीमत पर। बीजेपी का कार्यकर्ता जो आज तक उनके अगेंस्ट एक झंडा उठाए हुए हैं, वो कैसे उनके सम्मान में पलक पावड़े बिछा देंगे? कतई ये स्वीकार्य नहीं होता। मैंने पहले बात को इसी बात से स्वीकार किया था, मानव मनोवृत्ति, राजनीति की मूल प्रवृत्ति ये कतई नहीं बदलती है। उनके सतही तौर तरीकों में बदलाव आ सकता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति पॉलिटिक्स की हो, चाहे मानव व्यवहार की हो, चाहे मतदाता के व्यवहार की हो, हमेशा ऐसी ही रहती है। और जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है उसमें मुझे तो बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार दिखाई दे रही है। मूल प्रवृत्ति सत्ता के साथ रहने की है। आज सत्ता बीजेपी की है, इसलिए आपके पार्टी के बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में जा रहे हैं। वो मालवीय से लेकर कटारिया तक तमाम नाम है। श्याम झा बस एक बात जोड़ रहा हूं, अगर ऐसा होता तो मीना जी, करणपुर में बड़ी हार नहीं मिलती जी। टीटी करणपुर में हार कैसे टीटी हुई साहब और जीत, करणपुर में हार उनकी कैसे हुई और आपकी जीत कैसे हुई, इसका आकलन उनसे ज्यादा आपको करना चाहिए। उन्होंने तो कर लिया होगा जरूर, मैं उनकी पक्षधर नहीं हूं 1% भी। और हमने इस करणपुर सीट पर 3 बार शो किया है,
कि जनता के साथ बीजेपी ने जो विश्वासघात किया, जनता को पहले ही आपने चुनाव से पहले ही जिस शख्स को आपने मंत्री सत्ता बना तो दिया, थी ना मीना जी, मतलब आपने जनता पर भरोसा ही नहीं किया, सत्ता उसने थी। जनता ने आपको जवाब दे दिया। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये भी है कि आपकी मेहनत से ज्यादा बीजेपी के लोगों ने वहां के कैंडिडेट को हराया, ये भी एक सच्चाई ऐसा है। ही होता, और मैं ये आप कह रहा हूँ, ये सारा मिक्स मॉडल है और यही चीज आज आज दिखाई दे रही है पूरे देश में। बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हराएंगे, मैं इस बात को भी मानता हूँ, क्योंकि जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, कार्यकर्ताओं के भीतर से नेतृत्व तो निकलना चाहिए। वो कैसे एक ऊपर से एक हमारी पार्टी का वो नेता जो चुकता गया है, जो डर गया है, जो बलात् रूप से उनको शामिल कर रहे हैं, उनको कैसे स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। डरे मैं हुए खुद ही इस लोगों बात के को कह रहा साथ हूँ, श्याम जनता के झा साथ जी, बीजेपी का श्याम कार्यकर्ता झा जी, बीजेपी को हराएगा। कांग्रेस के डरे हुए लोगों के साथ आप खुद को कैसे ताकतवर बनाएंगे? देखिए मीना जी, मैं अभी सुन रहा था सीपी यादव जी की बात। सीपी यादव जी कह रहे थे कांग्रेस के पास युवाओं के लिए विजन है। कांग्रेस पार्टी के लिए खुद के लिए ही विजन नहीं है कांग्रेस के पास, कि पार्टी के लिए क्या विजन है। जिस प्रकार से पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, लगातार बड़े नेताओं का पलायन हो रहा है। कपिल सिब्बल हो, चाहे प्रमोद कृष्णन हो, सभी लगातार बोलते आ रहे हैं कि ये डूबता हुआ जहाज है। और राजस्थान में भी देखेंगे तो कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों में ही खो दिया है पूरी तरह से। तो जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ही कांग्रेस के प्रति विश्वास नहीं रहा, कांग्रेस की नीतियों का विश्वास नहीं रहा, तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जनता में अपना विश्वास बना पाएगी? और विजन तो कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा का कोई विजन नहीं है, केवल इसलिए यात्रा निकाल ली है। हम आदेश आ गया। अब आप गुटबाजी की बात को ले लीजिए, तो गुटबाजी की बात तो इतने ऊपर तक है कि वहां ये तक देखा जाता है, ये राहुल गुट का और ये प्रियंका गुट का, वहां प्रियंका और राहुल का भी गुट बना हुआ है कांग्रेस में। तो आप सोच लीजिए गुटबाजी किस स्तर तक है कांग्रेस में। तो इस प्रकार से कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो अब आज की तारीख में जो स्थिति है, कांग्रेस वास्तव में डूबता हुआ जहाज है, जैसे कि इनके नेता कहते आ रहे हैं। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले 5 साल में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गुटबाजी सड़कों तक आई। गुटबाजी में एक डिप्टी सीएम जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अनशन तक पर बैठे सरकार के खिलाफ, और सरकार के कई नेता और कई विधायक मुखर होते रहे। एक बार को तो वहां पूरे देश ने देखा जब मानेसर में कैंपिंग की गई सरकार के ही खिलाफ। तो गुटबाजी पूरी तरह से कांग्रेस में है और फल फूल रही है पूरे देश में। और आज की तारीख में अगर देखें, अच्छा, भारतीय आज जनता क्या पार्टी हुआ श्याम झा जी, आज क्या हुआ ओटीएस में, वो बताइए थोड़ा। नहीं, क्या मुझे जानकारी नहीं है ओटीएस में क्या हुआ। कुछ गंभीर ऐसा हुआ नहीं, जो आप बताइए अगर अच्छा, कुछ हुआ तो साझा करें। गजेंद्र सिंह जी की मुलाकात कैसी रही आज जोधपुर वाले मुद्दे पर? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है मीना जी, तो मैं बता नहीं पाऊंगा आज क्या रहा। मैं अपडेट नहीं हूँ। अगर पिछले 3-4 घंटों में कुछ हुआ है तो दिलीप जी जरा बताइए क्या हुआ। श्याम झा जी प्रवक्ता है बीजेपी के, विषय भी वही रखा गया है कि क्या बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी जोधपुर चैप्टर की कम से कम खत्म हो गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत का जो विरोध हो रहा था, उन्हें मालूम नहीं है कि क्या हुआ। नहीं, गुटबाजी तो थी नहीं। देखिए, कोई मनमुटाव होता है, देखिए परिवार में भी होता है, कुछ होता है तो बैठ के बात की जाती है, उसको खत्म किया जाता है। मुझे लगा कोई इसलिए बड़ा तो आपसे पूछा आज बैठ के क्या बात हुई गुटबाजी नहीं मुख्यमंत्री कहेंगे। जी के देखिए, साथ। 2 चीजें होती है, मुख्यमंत्री मतभेद और जी के मनभेद। साथ बैठकर क्या बातचीत हुई श्याम झा जी, जिससे कि आप और मतभेद की जो बात होती है परिवार में होती है, परिवार की बात परिवार तक रह जाए, आपस में बैठ के बात हो जाए, बात खत्म हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों तक और दिल्ली तक कैंपिंग की जाती है और अनशन तक पर बैठा जाता है, यात्रा तक निकाली जाती है, तो वो एक जो कलह जब खुल के रोड तक आ जाए तो परिवार का नहीं रहता, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन परिवार के अंदर कोई कलह है, कोई बातचीत है और बैठ के बात हो जाए, परिवार में अगर खत्म हो जाए तो उसको कलह नहीं माना जाए, ऐसा मेरा सोचना है। जी, तो जोधपुर में, चूरू में, मेवाड़ में, जी बोलिए दिलीप जी। ये रोड पे तो आ ही गए थे, बाबू सिंह जी बैठ ही गए थे थाने के आगे धरने पर, और रोड वाली बात तो होगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो विरोध कर रहा है वो आदमी उतना पावरफुल नहीं है कि गजेंद्र सिंह को पूरे लोकसभा क्षेत्र में चुनौती दे सके, ये बात है। और बाकी जो लोग हैं वो भी चुप है, जैसे जसवंत सिंह बिश्नोई थे, वो भी दावेदार है, पहले यहाँ से एमपी रह भी चुके हैं। लेकिन वो भी अगर विरोध करेंगे तो भी इस स्थिति में है नहीं वो कि गजेंद्र सिंह को कोई नुकसान पहुंचा सके। आप ये मत समझिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत सबसे योग्य उम्मीदवार दिए गए हैं, लेकिन
कांग्रेस की तरफ से उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया था, ये हकीकत है। वैभव गहलोत एक बहुत सशक्त पिछली बार थे प्रत्याशी, वो भी नहीं जीत पाए, तो अभी तो कोई प्रत्याशी है नहीं उनके सामने। और जो विरोध बीजेपी में कर रहे हैं, गुटबाजी भले भी ना कहे, तो लोगों की पसंद नहीं थे गजेंद्र सिंह शेखावत एक एमपी के तौर पर, लेकिन थोप दिए गए हैं और मोदी को वोट देंगी लोग, जो वोट देंगे वो मोदी को देंगे। तो गजेंद्र सिंह की किस्मत काम कर रही है इसमें, और उन्होंने काम नहीं किया है। मैं आप कम से कम अभी जैसे सीबी यादव कह रहे थे कि स्टूडियो में बैठ के आप चर्चा करते हो, तो सीबी यादव जी, मैं देखो, मैं जैसलमेर का रहने वाला मूल रूप से, और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी अभी नया जिला बना है, ये 5 जिलों में तो मैं घूमता ही रहता हूँ। आप कह रहे हो कि चाय वाले को पूछिए, नाई की दुकान पे पूछिए, हम वहीं घूमते रहते हैं, पब्लिक के अंदर ही घूमते रहते हैं, हर मौसम में घूमते रहते हैं। आप लोग एसी में बैठते हो इसलिए आप हारते हो, आप पब्लिक के, जनता के बीच में नहीं जाते। तो आपने जो अभी बताया इन्होंने कि कांग्रेस ने मिशन दिया, विजन दिया, कांग्रेस से अभी भी लोग नाराज है, जो इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, किसी का भी नहीं हुआ। और जहां पर समस्याओं की बात करें, तो जैसे मैं नहरी क्षेत्र से आता हूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर हमारा जिला वो पड़ता है। वहां पे पानी की समस्या बहुत बड़ी है, किसानों को पानी नहीं मिलता है। तो ये जल शक्ति मंत्री रहे, इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। आज भी वही समस्या है कि किसानों को पानी नहीं मिलता है टाइम पे, फसलें उनकी जल रही है। पीने के पानी के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, इन्होंने कहा हर ढाणी तक, गांव तक पानी पहुंचा देंगे, तो मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हुई, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज तक पानी पहुंचा नहीं। वहां पे लोग अभी भी कई कई किलोमीटर से टंकियां लाने को मजबूर है। तो धरातल पे काम हुआ नहीं। सड़कें बनाई मोदी सरकार ने, उन सड़कों का ये श्रेय लेंगे, कब तक लेंगे? लेकिन गजेंद्र सिंह की किस्मत की बात है कि कोई उनके सामने ना तो बीजेपी में कोई विरोध करने वाला है और ना कांग्रेस में कोई दमदार प्रत्याशी है। उनके सितारे बहुत तेज है। जी तो दिलीप ये जी, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जल जीवन मिशन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बजट भेजा और किस प्रकार से राज्य सरकार में वो पूरी तरह से महेश जोशी जो मंत्री थे उनके कार्यकाल में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, और जल जीवन मिशन का पैसा जो हर घर जल योजना थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अब राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और हर घर तक जल कैसे पहुंचे, ये इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, और हर घर तक जल पहुंचाने की जो योजना है वो निश्चित रूप से फलीभूत होगी आने वाले समय में। और अच्छा, कांग्रेस श्याम सरकार झा की जी, जो गारंटी, श्याम झा जी, कांग्रेस ये जो सरकार की जो छोटे छोटे गारंटी, एक मिनट मनमुटाव मीना है, जी, श्याम झा मीना जी जी, एक मिनट और ले लूं, केवल एक मिनट। जिस प्रकार से ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार की गारंटी, 5 गारंटी राहुल जी ने दी है, भैया गहलोत साहब ने भी गारंटियां दी थी, और किस प्रकार से जनता ने नकार दिया पूरी तरह से गहलोत सरकार की गारंटियों को, क्योंकि 5 साल केवल और केवल आप लोगों ने जनता का मखौल बनाया, कुर्सी बचाने में लगे रहे, और बाद में आप गारंटियां बांटने रहे। गारंटी में आपने पत्र तक बांटे ताकि लोगों को कैसे भी विश्वास आ जाए कि हमें गारंटी पत्र बांट रहे हैं, लेकिन लोगों ने अच्छा, श्याम बिल्कुल झा नकार जी, दिया। ये बताइए, अशोक गहलोत को तो भेज दिया लोगों ने घर, उन्होंने गारंटी दी, पूरी नहीं की, इसलिए अब तो लोकसभा के चुनाव है, अब तो बारी जी मोदी जी की है कि उन्होंने जो जी बिल्कुल। गारंटीज दी उनका क्या हुआ। श्याम झा जी, आपके राहुल कसवा पार्टी में रहेंगे या छोड़कर जाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि पार्टी में वो रहेंगे, ठीक है, नाराज हैं, और बातचीत चल रही है, तो अगर उनका कुछ मनमुटाव है उसको दूर किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी में ही रहेंगे। मीना जी, तो आपकी कोई अनुमति हो तो नुकसान 3 पार्टी सेकंड को का होने इंटरप्ट वाला कर नहीं सकता है? जी जी दोबारा सीबी एक बार यादव बोलिए। जी बोलिए। हूँ। मैं मैंने 2 कहा कि वो, चीजों पे, जी सीबी यादव जी बोलिए, श्याम झा मैं आपके पास बाद में अगर आऊंगी, बोलिए। किसान सिर्फ 2 लाख वाली बात से नाराज है, तो मोदी जी से तो नाराज होने की बहुत सारी वजह है। किसान की आमदनी दुगना करना, काला धन वापस लाना, अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार। मतलब हमारा विश्लेषण जो होता है ना, उसमें हम केवल एक ही पक्ष को क्यों रखें? ये इतनी नाराज, जीएसटी से पूरा व्यापारी वर्ग बर्बाद हो गया, नोटबंदी से कौन खुश है, कौन सा आदमी खुश है? आपका कोविड का मैनेजमेंट किस हद तक इस देश नोटबंदी में के फेल बाद रहा है? चुनाव हो चुकी है सीबी यादव जी, नोटबंदी के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार बन मैं चुकी है। केवल उस बात सवाल ये है बता कि रहा हूँ। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं
आप स्टूडियो में बैठकर ही बात कर रहे हैं या फिर सड़कों पर भी कुछ बातें आपकी तरफ से हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? और ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में लोकसभा आप का पिछले चुनाव 3 साल में जनता सड़कों पर किस राजनीतिक दल को देख रहे हैं? किस नेता को देख रहे हैं? बीजेपी का एक नेता को देख रहे हैं क्या? सड़कों पे तो कांग्रेस है, पूरी सड़कों पर है। उसकी भी कई बार हम क्रिटिसाइज करते हैं कि चुनाव के दौरान कांग्रेस सड़कों पर क्यों है। तो फिर हम हमारे आकलन में हम क्यों इस बात को लाते हैं? सड़कों पे तो चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस। अब ये अलग बात है कि उसका जो जनता तक एक मीडिया की भूमिका थी जिसको पहुंचाना था वो अलग बात है, लेकिन सीधे हम जनता से संवाद तो कर ही रहे हैं। मीना जी, जिस प्रकार से गोविंद चतुर्वेदी एक जी, नारा होता था कांग्रेस का, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, फिर दोबारा है जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और इंदिरा जी की बात पर, और राहुल जी के समय में वही दोबारा जात और पात पर आ गए और मोहर हाथ पर ना लगा के और पार्टी को ले आए फुटपाथ पर। तो रोड पे तो कांग्रेस को आना ही था। श्याम झा जी, चर्चा का एक स्तर होता है, बनाए रखिए, बेहतर होगा आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी, और पैनल में बैठे नहीं, मैंने सभी ऐसी कोई मेहमानों बात के नहीं लिए की भी। मीना जी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने कहा कि पार्टी जो नारा था पार्टी का, प्लीज श्याम झा जी, ये जनता तय करेगी किसको कहाँ जाना है, नहीं, कौन कहाँ भगवान पर जाएगा। भेज दिया। नारा था पार्टी का, प्लीज वो मैंने श्याम झा रिपीट जी, किया है। श्याम झा अगर जी, मैंने इनका पार्टी श्याम का झा, जो नारा अगर याद दिलाया वो अगर आपको लगता है स्तरहीन था, तो ये श्याम पार्टी जी, का जो नारा ही लगा थी तो पार्टी राम का जी क्या को ही स्तर होगा? कमोडिटी बना दिया। श्याम राम जी झा को जी, कमोडिटी बना आपत्ति करके कांग्रेस बेचने के से ज्यादा व्यक्ति बुरा ने काम नहीं क्या की हो सकता है? है, आपत्ति कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं की है। हमारे कार्यक्रम में हम सभी मेहमानों से इतनी उम्मीद रखते हैं कि वो कार्यक्रम में भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आपका आज आप देश की और दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी हैं, आपको गुरूर जरूर होना चाहिए, लेकिन सामने वाले का सम्मान बनाए रखते हुए। नहीं, बहरहाल, गुरूर नहीं है मैडम, राधेश्याम चोटिया जी, बिल्कुल गुरूर नहीं है हम। राधेश्याम चोटिया जी, अगर जी कांग्रेस पार्टी में राहुल कस्वाल चले जाते हैं तो वहां का चुनाव झाझड़िया के लिए सिर्फ मुश्किल होगा या कस्बा चुनाव निकाल भी सकते हैं? देखिए, राहुल कस्वा कांग्रेस के प्रत्याशी अगर चूरू से होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट बैंक है उसमें मुझे लगता है कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल कस्वा और उनके पिता पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा दारा सिंह एनकाउंटर के बाद जाट राजनीति के चूरू लोकसभा क्षेत्र के छत्रप के रूप में उभरे हैं। ऐसे में जो भी फैसला होगा वो जाट मतदाताओं पर निर्भर करेगा, क्योंकि राहुल कस्वा अपनी टिकट कटने के लिए राजेंद्र राठौड़ को दोषी ठहराकर जाटों को उद्वेलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ भी इस बात को समझते हैं। कल पहली बार चूरू में लोकसभा चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन और राजेंद्र राठौड़ उसमें अनुपस्थित थे। वहां भी प्राथमिकता जाट नेताओं को ही प्रमुख। जाट के खिलाफ जाट को ही खड़ा करके बीजेपी ने कम से कम जाटों को शिकायत करने या नाराज होने के मौके से तो खुद को बरी कर लिया है। नहीं, जाट के सामने जाट है, लेकिन जो तारानगर चुनाव की पृष्ठभूमि में उस वक्त से जो जाट बनाम राजपूत, मतलब राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कस्वा का अप्रत्यक्ष रूप से जो जातीय छींटाकशी का दौर चल रहा है, ऐसे में जाट समाज का युवा वर्ग जो कल सादुलपुर में देखने को मिला वो जज्बाती और उद्वेलित नजर आया। मेरा अपना ये मानना है कि यदि देवेंद्र झाझड़िया ने 30 से 40% वोट भी जाटों के ले लिए तो देवेंद्र झाझड़िया को कोई खतरा मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन अगर 80 से 90% जाट समाज के वोट राहुल कस्वा की ओर गए तो फिर निश्चित रूप से खतरा है। जी, गोविंद चतुर्वेदी जी, आप पूरे राजस्थान की तस्वीर जब देखते हैं और पार्टी के जैसे राहुल कस्वा को अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ भी दें, गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी एक अहम पहचान बनाई है। मेवाड़ से जो गुलाब चंद कटारिया थे वैसे दिग्गज नेता थे, हालांकि लोकसभा नहीं वो विधानसभा की बात करें हम,
लेकिन जिस तरह की तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त, मतलब एक तरफ तो किरण महेश्वरी थी और दूसरी तरफ आप किसी रिटायर्ड ऑफिसर को ला रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी की जो स्थिति है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद, सत्ता आने के बाद जितनी मजबूत होनी चाहिए थी, क्या आप उतनी मजबूत स्थिति पाते हैं गोविंद चतुर्वेदी जी? नहीं, देखिए मीना जी, विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो स्थिति होनी चाहिए थी, इन 3 महीनों में वो चीजें नजर नहीं आ रही। नंबर 1, उसके कारण है, उन कारणों पे यहाँ हम चर्चा करें न करें, वो कोई कभी अलग से भी उन पे चर्चा की जा सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव पे अगर फोकस करके देखते हैं तो आप जैसे अभी बात कर रही थी, राधेश्याम जी बात कर रहे थे चूरू की, चूरू, जोधपुर, हमने उदयपुर की बात की, बांसवाड़ा की बात की, 10 सीटें और बची हुई हैं, उनकी बात होगी। राधेश्याम जी मेरे से सहमत होंगे कि राहुल कसवा के पास जो ताकत है वो राहुल कसवा की अकेले की नहीं है। उसके पिताजी का नाम, राम सिंह जी का नाम राधेश्याम जी ने लिया, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके बाबा दीपचंद जी का भी वहां उतना ही बड़ा नाम है। उस इलाके में दीपचंद जी की ये जो, मतलब चूरू पूरा मान लीजिए, चूरू से हरियाणा तक जितना मैंने सुना पड़ा है वो बात कर रहा हूं मैं, कि एक ये जो पुनियाओं वाली पट्टी है ना, इसको अलग ही नाम देते हैं वहां पर। और वो फैसले अगर उस तरह से होते हैं तो निश्चित तौर पे वो नुकसान की चीज होती है, हो सकती है। मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दों पे जाकर के जो सीबी यादव जी कह रहे थे, मुद्दे तो बहुत बड़े हैं ही। जो श्याम जी कह रहे हैं वो उनको श्याम जी को कहना चाहिए पार्टी के तौर पे। लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जिस चीज को राजस्थान में रोका जा सकता था, बीजेपी 115 सीटों के बाद एक अच्छी स्थिति में आ सकती थी, उसको लाने की मुझे लगता है शायद पार्टी ने कोशिश नहीं की। अब उसके पीछे पार्टी का जो भी कारण, वो रीजनिंग हो सकती है, किसी एक्स लीडर को मान लीजिए वसुंधरा जी को आगे नहीं लाना है, किसी दूसरे को आगे लाना है। आप देखिए हमने पहले भी चर्चाएं की कि किसी दूसरे को आगे लाने के चक्कर में वसुंधरा जी के में बीजेपी ने राजस्थान में कम से कम 10 मुख्यमंत्री के दावेदार पैदा किए थे राजस्थान में। वो ठीक है कि वो नाम सीबी यादव जी सहमत नहीं होंगे और दूसरे लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में एक इश्यू जो देश में है वो धार्मिक भावनाओं का है। उस धार्मिक भावना के राम मंदिर के एक इशू पे वोट देने के लिए जनता खड़ी हो जाती है, तो उससे सीबी यादव जी ने जितने भी 10 इशू बताए जो इस देश के लिए मौजूद हैं, जो इस देश के भविष्य के लिए हैं, वो इशू सब गौण हो जाते हैं। जो दिलीप जी कह रहे थे कि वहां पे वोट मोदी को पड़ेंगे, तो मोदी को खुद को वोट पड़ने का और कोई कारण नहीं है। मोदी को वोट पड़ने का एक ही कारण है, राम मंदिर। अब राम मंदिर क्यों बना, कैसे बना, उसके पीछे क्या था, इतिहास क्या है, कब किसने तोड़ा, किसने बनाया, कितना बनाया, किसने ताले खुलवाए। अब ताले तो उसके राजीव गांधी ने खुलवाए थे, बूटा सिंह ने, राजीव गांधी ने शिलान्यास कर दिया। और जिस समय ये शिलान्यास और ताले खुलवाने का काम हुआ, उस समय बीजेपी थी जिसने विरोध किया। उस समय कहा गया कि भाई बीप को दे देते हैं, इनको दे देते हैं, ये इसको बना लेंगे। नहीं, ये नहीं बनाएंगे। तो जो भी चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के आज वो एक कारण है। वो उस एक कारण के ऊपर ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, समाज के ऊपर, देश की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कहां ले जाते हैं। लेकिन वापस लौटते हुए एक लाइन में जवाब देते हुए कि जो बीजेपी को जितना स्ट्रांग विधानसभा चुनाव के बाद होना था वो नहीं हो पाई, और उसके पीछे कारण अभी भी मैं यही मानता हूं कि वहां भी देखिए एक सीमा तक राजनीतिक दलों में, जो हम शुरू में बात कर रहे थे सिद्धांतों की और अंदरूनी संघर्ष बीजेपी में कब से रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका हम नाम लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जिनका हम नाम लेते हैं, तो अगर इतिहास को जाकर के हम सब लोग पढ़ेंगे, मैं बीजेपी के लिए नहीं कहता कि बीजेपी के लोग पढ़ें या कांग्रेस के लोग पढ़ें, लेकिन उस समय जो सलूक हुआ, यही आडवाणी जी और वाजपेयी जी थे। पहले वाले नाम के साथ दूसरे नाम ने किया, बलराज मधोक के साथ आडवाणी जी ने और दूसरे लोगों ने वही व्यवहार किया। तो ये राजनीति में होता है। ये जब होता है तब फिर आगे परिवर्तन होते चले जाते हैं धीरे धीरे। आज आडवाणी जी कहाँ हैं,
कल आज वाले लोग कहाँ होंगे किसी को नहीं पता। सब परिस्थितियां, इस समय जो बदलता है तो समय बदलता हुआ फिर सबको, कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे, किसी को नहीं पता इन चीजों का। तो ये चीजें बीजेपी में भी देखिए आप, ये जितने भी लोग, श्याम जी सहमत नहीं होंगे और उनको होना भी नहीं चाहिए, पार्टी प्रवक्ता के नाते किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन आज अगर आधी बीजेपी कांग्रेस होती जा रही है, पूरे देश का सीन उठा के देख लीजिए आप, 15 एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के जो बीजेपी में, किसी को राज्यसभा दे दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ, क्योंकि उनके पास अपने आधार हैं, आधार थे, जो जब जहां से गया उनके पास आधार थे। तो बीजेपी ने उन आधार वाले नेताओं को ला करके अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया। अब उन इकट्ठा करने से जो बीजेपी की, जो अभी कौन कह रहा था, शायद सीबी यादव जी ने कहा था कि मान लीजिए वो बांसवाड़ा गए और बांसवाड़ा जाकर के उन्होंने बात की जितनों से भी। मैं नहीं कहता कि हम सब लोग यहीं बैठ के बात करते हैं, सब लोग जाते हैं, करते हैं, घूमते हैं और सब अपना अपना फीडबैक यहाँ जो भी समाज से मिलता है उसको हम लोग शेयर करते हैं। तो जो वहां के बीजेपी के लोग हैं, जो कल तक, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, वो कांग्रेस पे भी, राहुल कस्बा अगर कांग्रेस में आते हैं तो शायद वहां भी, अब वो कितना कम ज्यादा होगा उसकी अलग बात है, लेकिन हर जगह वो रिजेंटमेंट तो होगा कि यार ये कल तक कहीं था, आज कहाँ आ गया। तो इन चीजों के फर्क तो पड़ेंगे, पड़ते हैं। अब वो चुनाव के नतीजे दिखाएंगे कि कौन कितना कहाँ कर लेता है, लेकिन मुद्दे देश में बहुत हैं और अगर मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए तो शायद नतीजे अलग होंगे। धर्म और जाति पे लड़ा जाए, जो जाति पे तो सब लड़ते हैं, अभी जो भी कह रहे थे साथी हमारे यहाँ पे कि धर्म और जाति पे ले आते हैं, जाति पे लाके वो लेते हैं, जाति पे तो सब है। वोट पड़ता है नहीं पड़ता है जाति पे, वो बात की बात है, लेकिन कोई भी पार्टी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन सीपीएम जो जाति में भरोसा नहीं रखती, वो भी अपना कैंडिडेट जाति और धर्म पे देती है। तो ये कोई बात नहीं है, पर हाल अभी वैसे नहीं दिख रहे, उतना स्ट्रॉन्ग बीजेपी नहीं दिख रही जितनी होनी चाहिए थी। जी जगदीश शर्मा जी, दोनों ही राजस्थान की अगर हम बात करें तो दोनों ही दल जो प्रमुख हैं, बीजेपी और कांग्रेस, आंतरिक गुटबाजी से इतने जबरदस्त ढंग से मतलब जकड़े हुए हैं कि यहाँ पर अगर राहुल कस्बा आएंगे तो दिग्गज जाट नेता कांग्रेस में भी उनका स्वागत करने वाले नहीं हैं। और ये बात राहुल कस्बा को समझ में आएगी या नहीं आएगी वो अलग है, क्योंकि व्यक्तिगत हित इतना सिर चढ़कर बोल रहा है कि उसके बाद फिर समाज और वो सब बातें, जाति और वो सब बातें तो उसके बाद की है, यहाँ तो हित व्यक्तिगत हो रहे हैं। यहाँ गोविंद चतुर्वेदी जी ने बताया और हम सब जानते हैं कि राहुल कस्बा की 3 पीढ़ियां जो है वो सत्ता में रही, सत्ता में मतलब आप सांसद विधायक बनकर ही रहे। तो अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप संगठन में रहकर काम करिए। ऐसी क्या आफत है कि आप ही चुनाव लड़ेंगे और पूरे चूरू जिले में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता और पार्टी किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती। आपने पिछले 30 साल से, उससे भी ज्यादा समय से, अगर आप ही के परिवार के पास ताकत है और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सत्ता देने की पार्टी सोचती है तो आप क्यों नहीं स्वागत करते। बहरहाल मुद्दा ये है कि पूरी राजनीति राजस्थान में, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की, व्यक्तिगत हित हर लोकसभा क्षेत्र पर जितना हावी है, इतिहास को उठाकर देखते हैं गोविंद जगदीश शर्मा जी, ऐसे ही हाल हर दशक में देखने को मिले हैं। इतनी ही गुटबाजी पार्टी के अंदर आपने देखी है, इतना ही अंतर विरोधों के बीच लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। मीना जी, ऐसा है, राजनीति का तो मतलब ही गुटबाजी और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के रास्ते ढूंढना है। अगर ये रास्ता ढूंढने में उनको दिक्कत है तो वो ही तोड़फोड़ फिर शुरू होती है। अभी गोविंद जी बता रहे थे कि भाई कम से कम 10 चीफ मिनिस्टर स्तर के आदमियों को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और अब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर कांग्रेसीकरण के साथ हो गया है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में ऐसी क्या कमजोरी आ गई कि चीफ मिनिस्टर रैंक के लोग, जिन्होंने कि कांग्रेस से, पार्टी से, सरकारों से खूब लाभ लिया है, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सियों में पड़े हैं, वो लोग बहुत आरोप भी लगे हैं, जांचें भी हुई हैं, इस सब के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो कोई नीति का मामला है या कुछ और है? मुझे नहीं लगता कि नीति का कोई मामला है, ये मामला है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उनकी जोर मार रही हैं कि वहां चलो, आप जीत वहीं नजर आती है तो वो होगा। दूसरी बात मैं ये बता देता हूं कि राम मंदिर का इशू तो इस बार है, राम मंदिर का ये इशू तो 80 से ही चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है 81 में, तब से ही राम मंदिर का इशू है। अब तो राम मंदिर बन और गया है। इसका जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं मिलने वाला है, जैसा कि मानते हैं कि इससे लाभ मिलेगा, अगर मिलने वाला है, तब तो फिर कांग्रेस को ज्यादा कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। तब तो मैं मोदी जी की इसी बात को मतलब कोट करूंगा कि 370 जो है बीजेपी को और 400 एनडीए को वोट मिलेगा। कैसे रोकेंगे आप अगर राम मंदिर का इशू उसमें काम करेगा तो, और नहीं करेगा तो ये कैसे अचीव करेंगे, ये इनको देखना है। तो ये सारी परिस्थितियां आदमी के सामने इकट्ठी होती हैं। पहले 2 इलेक्शन हो चुके हैं राम मंदिर के इशू को भुनाने के, अगर हैं तो उसमें 25-25 सीटें भारतीय जनता पार्टी दोनों दफे जीत चुकी है, 25 की 25। अब ऐसा कोई कारण मेरे को समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हरा देगी 25 के 25। अभी सीवी यादव साहब जो हैं वो गिना रहे थे बहुत सारे ये कारण कि महंगाई इतनी हो गई और 80 करोड़ लोगों को वो देना पड़ रहा है, ये कर रहा है। इनको यादव साहब को ये याद नहीं है कि इंदिरा गांधी ने आज से 31 साल पहले कही थी कि गरीबी हटाओ। अब की बात नहीं है ये, अब तो गरीबी हटने के रास्ते पे चल रही है। तो ये चीजों को आपको सोचना पड़ेगा कि सचमुच में परिस्थिति क्या है और एक टीवी डिबेट में बोलने की परिस्थिति क्या है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है और हर आदमी भय में जी रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से सारे लोग भय में बात कर रहे हैं या बैठे बैठे या स्वतंत्र होकर बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक आरोपों का मेरे समझ में नहीं आता, और इसीलिए कांग्रेस भ्रम में रहती है क्योंकि वो इश्यूज को देख नहीं पाती, असली इशू क्या बन रहा है। अब इस समय जाकर जब चुनाव बिल्कुल मुहाने आ गए, तब जाके कांग्रेस पार्टी को देश के युवाओं के लिए एक 5 सूत्रीय वो देना पड़ रहा है। अब आया है ये तो जो सीबी यादव जी ने भी गिनाया है, और भी लोगों के मन में होगी ये बात पहले क्यों नहीं सोची। एमएसपी के लिए तो आप छोड़ दीजिए कि आप नेशनल लेवल पर आएंगे तब एमएसपी लागू करेंगे। 2 स्टेट है आपके पास, वहां तो एमएसपी लागू कर लो पहले, कौन रोक रहा है। स्टेट भी एमएसपी लागू करती है, जैसे पंजाब में मान साहब ने जो है अनाउंस कर रखा है कि एमएसपी लागू करूंगा और पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है उसको खरीदा जाएगा। अब चुप बैठे हैं, अब बात ही नहीं कर रहे हैं, जब उनके पंजाब के किसान दिल्ली के मुहाने पे आ गए। तो ये पॉलिटिक्स अलग चीज है, एक्चुअल में मुद्दे अलग चीज है। एक्चुअल में जो इश्यूज हैं देश के सामने वो अलग चीज है, वो बड़े इश्यूज हैं, इनको समझने की जरूरत है। और आप 10-15 साल तक एक ही चीज चलाए रखेंगे, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, ये बहुत है। अभी इस समय बेरोजगारी की दर है 8.6 और यूपीए के टाइम पर बेरोजगारी की दर थी 11.3, लेकिन बोले जा रहे हैं उसको बेरोजगारी बहुत है। अरे भाई बेरोजगारी तो है, ये बात तो आपकी सही है। एक चीज और मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, राहुल जी ने ये 5 फार्मूले तो दे दिए, इन फार्मूलों के लिए पैसा कहां से लाएंगे। एमएसपी देने के लिए 17.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये 30 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है देश का बजट कितने का है, और उसमें से ये 20 लाख करोड़ रुपए आप लाएंगे कहां से। फिर क्या सड़क बनाना बंद, बिजली उत्पादन बंद, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी भी नहीं मिलेगी, फिर तो कोई तनख्वाही नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप सारा पैसा इन 2-3 चीजों में ही लगा देंगे तो बाकी काम कहां से करेंगे। गोविंद चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदीश मीना जी, शर्मा मैं जी आपने बिल्कुल सवाल उठाया है, मैं आती हूँ गोविंद जी आपके पास, और सीबी यादव जी उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास जब गोविंद जी को सुन लेंगे। लेकिन सवाल ये है जो यहाँ जगदीश शर्मा जी उठा रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी
ये इतने लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उन्हीं बातों को दोहरा रही है। तो क्या वाकई में वर्तमान की जरूरतों के और वर्तमान के मुद्दों से आप परिचित नहीं है या परिचित होना नहीं चाहते हैं? बहरहाल गोविंद चतुर्वेदी जी। मीना जी, मैं और सारे इशू बहुत अलग अलग हैं, इसलिए उन पे जब आगे मौके होंगे तब बात करूंगा। अभी दो चीजों पे, एक जो शुरू में जगदीश जी ने कहा कि मैंने कहा कि 15 कहा था मैंने, उन्होंने 10 कहा कि 15 एक्स चीफ मिनिस्टर चले गए। वो सब इसलिए गए कि उनको सत्ता चाहिए थी। उसके अलावा जो डर की बात जगदीश जी कह रहे हैं कि डर आज कोई नहीं है, वो सिर्फ ईडी और उनकी वजह से गए, सीबीआई के छापों की वजह से। आप उठा के देख लीजिए लेटेस्ट वाले जो एग्जाम्पल अशोक चौहान थे या उसके पहले पवार थे, अजीत पवार थे, कितने भी लोगों को देख लीजिए, तो वो सब चीजें बाद में फिर ठंडी होती जाती हैं। ये सब कागज पे लिखा हुआ साफ दिख रहा है। इसलिए इन चीजों पे तो उनमें से कितने लोग, अशोक चौहान को आते ही राज्यसभा मिल गई, बीजेपी में वहां वर्कर नहीं थे। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा काम जो मैंने किया है, मुझे अपने आप पे मैंने वो काम ठीक किए। लेकिन सवाल उसके बाद देख लीजिए, मणिपुर में एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर बन गए, जितने भी लोग गए पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए आप। जो नहीं गए, जतिन प्रसाद वहां यूपी में मिनिस्टर बन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंट्रल में मिनिस्टर बन गए, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे दल बदल वाले हो। अभी आरपीएन सिंह गए थे, आरपीएन सिंह राज्यसभा मेंबर बन गए। बुराई नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, देना चाहिए। वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली तो वहां उनको मिलेगा ही, नंबर एक। और दूसरा एक इशू जो एमएसपी का जगदीश जी ने कहा, एमएसपी पे गवर्नमेंट को 17.5 लाख करोड़ देने ही नहीं है। गवर्नमेंट उसमें बहुत कम बीच में आती है। सरकार का रोल, सरकार आज भी एमएसपी पे ले रही है। एमएसपी पे कब लेती है? एमएसपी पे मैं लेकर के मेरी उपज को बाजार में गया और मेरे को मेरी उपज का भाव नहीं मिला तो मैं सरकारी खरीद केंद्र पे गया और वहां जाके मैंने एमएसपी पे दे दिया। अदरवाइज ये 17.5 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ ये अमाउंट में भी अभी बहस चल रही है देश में अर्थशास्त्रियों के बीच में। हम उन अर्थशास्त्रियों के आंकड़ों को ही लेकर के बैठते हैं या सरकार के आंकड़ों को लेकर के हम बहस करते हैं। दो ही हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि नए 17.5 लाख करोड़ है, नए 10 लाख करोड़ है, ये उससे भी कम है। लेकिन उससे भी अगर कम है तो भी ये देना तो बाजार में है। ये मैं लेकर के मेरी उपज बाजार में जाऊंगा, जो भी मंडी है जहां बनिया मेरे से खरीद रहा है, बिजनेस कम्युनिटी, आई एम सॉरी बनिया नहीं कह रहा मैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का जो भी दुकानदार, वो ब्राह्मण हो सकता है, राजपूत हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वहां में जब उस दुकानदार को मेरी उपज, आड़तिये को, जो भी कुछ एग्रीकल्चर डिक्शनरी में उसको कहते हैं, उसके पास जाऊंगा, वो उसको देना है। उसमें सरकार कहां बीच में आ रही है? सरकार के ऊपर कौन सा बर्डन आ रहा है? और रही बात विकास के कामों की, विकास के काम सब कर्जे से हो रहे हैं इस देश में। जगदीश जी को पता होगा, भैरव सिंह जी जब बहस करते थे राजस्थान की विधानसभा में, तो आज के 1990 की बता रहा हूं मैं, 1990 में जब भैरव सिंह शेखावत गवर्नमेंट बनी, राजस्थान पे 6,000 करोड़ का कर्ज था। ये असेंबली के रिकॉर्ड में दर्ज है कि 6,000 करोड़। और उस 6,000 करोड़ को भी हम इतना गंदा मानते थे। है, मैं नहीं कह रहा कि उसको अच्छा मानता हूं मैं कि आज कर्ज अगर 5 लाख करोड़ हो गया तो बहुत बढ़िया है। देश का करोड़ वो सबके सामने आ रहा है ना, देश पे कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा हो गया। तो ये कर्जे और विकास के काम अब आपके और मेरे दिए पैसे से नहीं होंगे। महंगाई की बात अगर कर रहे हैं तो महंगाई की स्थिति यह है कि आज के 5 साल पहले मैं मेरी गाड़ी का जब इंश्योरेंस कराता था तो वो 5,000 में हो रहा था। आज अब इंश्योरेंस जब मुझे कराना है 20,000 मांग रहे हैं। 5,000 करोड़ तो जीएसटी है उस पर। ये महंगाई की स्थिति है देश में। तो ओवरऑल हमको परिस्थितियों को सबको अच्छे से देख करके, और फैसला 25 की 25 सीटें रिपीट हो सकती हैं। मैं सहमत नहीं हूं जगदीश जी से, 25 की 25 भी रिपीट हो सकती हैं, तीसरी बार हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जनता के मुद्दे बहुत अलग हैं, ये हमको मानना चाहिए। और इन चीजों से जो भी इश्यूज की हम बात कर रहे हैं वे इशू जनता के सामने हैं। उस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना चाहिए। और ये सच्चाई भी स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है, वो किसी भी तरह सत्ता लेने की तैयारी में रहती है। नरेंद्र मोदी के बराबर का दूसरा कोई नेता आज देश में नहीं दिखता। ये सब चीजें माननी चाहिए हमको, ये सच्चाई यही है। सीबी यादव जी, ऑडियो ऑन करिए अपना। जी, मैं जगदीश जी और हमारे पैनलिस्ट की सभी बातों का और तर्कों का सम्मान करते हुए
जो एक सवाल उठा है उनका सिलसिलेवार एक एक का जवाब देना चाहूंगा। पहला चीज ये है कि एमएसपी की बात को बहुत कुछ गोविंद चतुर्वेदी जी ने स्पष्ट किया है। एमएसपी पे सरकार को एक सिंगल रुपया भी खर्च नहीं करना। ये प्राइवेट सेक्टर, ये एक कानून है जो खरीद की गारंटी का कानून है। ये पूरी तरह से भ्रम फैलाया गया। युवाओं को 30 लाख नौकरी की बात है, ये 30 लाख नई नौकरियां नहीं है, ये रिक्त पद है जिनको भरने से गवर्नेंस सुधरता है। और ये रिक्त पद है सरकार के, कोई अतिरिक्त कहीं भी नहीं है एक भी कि हमने कोई ऐसे ही, और उनकी पूरी एक लिस्ट दी है। कांग्रेस ने कम से कम इतनी विश्वसनीयता हासिल की है कि कोई भी चीज बिना स्टडी के और बिना ऐसे तुक्कों में नहीं फेंकते, जैसे आमदनी दुगनी कर देंगे। जिस समय आमदनी दुगनी कर देंगे तब उनकी एक कमेटी बनी थी, तब कहा था कि कृषि की एग्रीकल्चर विकास दर अगर 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे तो 11% होनी चाहिए, जो 2-2.5% थी। और तब प्रधानमंत्री जी ने सुबक्का फेंक दिया था। कांग्रेस ऐसी कभी भी आज तक एक डिक्लेरेशन बता दीजिए जब उन्होंने ऐसा किया हो। जो बेरोजगारी की दर बताई है ना जगदीश जी, मैं भी इसे बहुत स्टडी करता हूँ। 1/3 युवाओं में, बेरोजगारी नहीं, 1/3 युवाओं में रोजगार पाने की जो आकांक्षा है वो खत्म हो गई है। और ये बेरोजगारी की दर से ज्यादा खतरनाक स्थिति है, ये जो स्थिति है। अब मैं जो राम मंदिर वाला जो एक मामला आया था, जो गोविंद चतुर्वेदी जी ने बताया था कि अब की बार केवल यही चलेगा। एक बात मैं यहां रखना चाहता हूं, देश की सर्वोच्च पद पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, आदिवासी है, उन्हें आमंत्रित नहीं किया, वो वहां राम मंदिर में नहीं थी। तो क्या आदिवासी इस राम मंदिर के मुद्दे पर, हालांकि पहले 2 चुनावों में हो चुका है, राम मंदिर के मुद्दे पर क्या देश का आदिवासी समाज उस अपमान को बर्दाश्त कर जाएगा? वो तो सबको दिख रहा है। जब संसद का शिलान्यास हो रहा था तब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जो शेड्यूल कास्ट से हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। और फिर ये कहते हैं कि चूंकि देश एक धर्मनिरपेक्ष है इसलिए हमने देश के सर्वोच्च पद को आमंत्रित नहीं किया। तो प्रधानमंत्री के एक संवैधानिक पद पर नहीं है। कभी कभी हमें, ठीक है, हमारा एक विश्लेषण है, उसका एक वजह है, मैं आपको बताता हूं। जब एक संघर्ष होता है या एक प्लेटफॉर्म पर जब लड़ाई होती है तो बराबरी का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इस समय वो प्लेटफॉर्म बराबरी का नहीं है। यादव जी, आपको लगता है कि राष्ट्रपति को राम मंदिर नहीं बुलाना इस लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनेगा? क्यों, कांग्रेस एक मुद्दा बना रही है इसे। और रही बात जगदीश जी कि देश के मुद्दों को, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को ही बार बार नहीं, देश के मुद्दे यही रहेंगे। आम आदमी के जो मुद्दे होते हैं उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। मैं एक चीज बात सभी पैनलिस्ट से मतलब मैं रखना चाह रहा हूँ, पिछले 5-7 सालों में कांग्रेस के अलावा कौन सी पार्टी है जिसने देश के मुद्दों को एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर रखा है? कोई एक दूसरी पार्टी का तो नाम बताइए। आपका ये सवाल ही तार्किक नहीं है सीबी यादव जी। क्यों नहीं है? सत्ता में थे, हम क्यों नहीं और रखेंगे? आपको सत्ता में आना है, और विरोध और विपक्ष का काम वही करेगा जिससे विपक्ष का काम, मैं वही बात कर रहा हूँ कि चुनौती देने हमारा का काम करना है। इसलिए इस सवाल को अगर आप पूछते हैं तो संशय खड़ा होता है। बहरहाल बहुत बहुत संशय नहीं, शुक्रिया मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि चर्चा में शामिल कांग्रेस होने के पार्टी लिए। नहीं उठाएगी इन मुद्दों को, तो समय कौन की उठाएगा? कमी है सीबी हम यादव हमारी जी, समय हो भूमिका चुका का है, निर्वहन इसलिए कर रहे मुझे हैं। आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी न्यूज़ 24 पर कोशिश रहती है हर दिन कि आज जो कुछ हो रहा है वो जनता के साथ साझा करें। बीजेपी इस वक्त गुटबाजी से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही जूझ रही थी, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव के मैदान में इस गुटबाजी को कितना वाकई में जो है वो झेल पाएगी और कितना इसका नुकसान पार्टी को होगा, कितनी इसकी रणनीतिक तैयारी बीजेपी ने की है, 25 की जो हैट्रिक बनाने की तैयारी है उसमें ये गुटबाजी कितना नुकसान कर सकती है, ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी के सामने हैं। जवाब बीजेपी को ही ढूंढने हैं आने वाले दिनों में। और इस तरह की चर्चाएं हम अलग अलग दिनों में अलग अलग कारणों के साथ, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जो तस्वीर है उसके साथ साझा करते रहेंगे। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।